स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीनिंग क्या है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का? ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, राइट डाउन करते जाएंगे। कॉन्फॉर्मेशनल आवाज, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, conformational isomerism is given by एल्केन। ये केवल ऐसी एल्केन है, ऐसा आइसोमरिज्म है जो केवल और केवल एल्केन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इज गिवन बाय एल्केन। दूसरा पॉइंट है, भैया आवाज आ रही है किसी के से, उसको आवाज को बंद करो। जिसके से भी आवाज आ रही है आवाज बंद करो एक बार। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू द फ्री रोटेशन in between कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होती है, यही आइसोमरिज्म बनती है, वो बनती है कार्बन और कार्बन के फ्री रोटेशन से। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन आपको मैं लिखा देता हूं। पहले एक बार मैं डेफिनेशन बोलता हूं, वर्बली एक बार ध्यान से सुनेंगे। दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन, सुनिए मुझको, दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन। कनिका सुप्रिया क्यों नहीं आ रही? कल भी नहीं आई थी क्लास में, आज भी नहीं आई क्लास में, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में? सुप्रिया सर कल तो उसकी सिस्टर ने नेट खत्म कर दिया था, आज का पता नहीं। कल तो उसकी सिस्टर ने नेट खत्म कर दिया था। अच्छा चलो ठीक। हाँ, तो देखो, दोज कंपाउंड्स विच हैव कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, बट द अरेंजमेंट ऑफ द सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं आप लोगों को एक मॉडल से समझाने की कोशिश करता हूं, सभी को समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एथेन का एक मॉडल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिख रहा है सभी को? एथेन का मॉडल दिख रहा है क्या? यस सर। सुमित, एथेन दिख रही है आप लोगों को? देखो, ये तो एथेन का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पे बोर्ड पे, तो एक बार देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये H, ये H, ये H। ठीक है, ये आपके एथेन का मैंने फॉर्मूला ड्रा किया है। अब इधर देखिए, ये मैं आपके सामने एथेन, 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये एथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एथेन दिख रहा है सभी को? एथेन दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये मेरा जो ये मुट्ठी दिख रही है ना आपको, ये मुट्ठी, ये कार्बन है, और ये मुट्ठी दिख रही है वो आपकी ये कार्बन है। तो दोनों ही ये क्या है? कार्बन एटम है। क्या है? कार्बन एटम है। ठीक है, अब देखो, और ये जो बॉन्ड है वो दोनों में लगा हुआ है। आप घर पे भी मॉडल बना सकते हो इस प्रकार का, लकड़ी से। मैं बच्चों को हर साल प्रोजेक्ट देता हूँ एथेन मैथेन की स्ट्रक्चर बनाने का, लेबोरेटरी के जो है उनके 10 नंबर मिलते हैं इसको आपको 11th क्लास में इस बनाने के। ठीक है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो।
तो ये एथेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल। कार्बन, 2 कार्बन है, ये कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन ये। आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं सभी को और 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन जो है क्या कर सकता है, फ्री रोटेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, फ्री ये रोटेट कर रहा है ना, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा रोटेट, ये सुमित कर रहा है रोटेट इस प्रकार से, द कार्बन इज रोटेट इन दिस वे, इस प्रकार से ये कार्बन रोटेट कर रहा है। तो बताइए एटम का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला हाइड्रोजन, ब्लैक वाला हाइड्रोजन जो है व्हाइट वाले हाइड्रोजन के पैरेलल में दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी को। ब्लैक वाला हाइड्रोजन जो है वो व्हाइट वाले हाइड्रोजन के पैरेलल में है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यदि मान लो मैं इसको रोटेट करता हूं, अब रोटेट करने से क्या हो गया कि जो ये इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई ना। पहले ये एक दूसरे के पैरेलल थे और अब ये एक दूसरे के डायगोनली हो गए, या उन दोनों हाइड्रोजन के बीच में हो गए, ठीक है। तो ये फिर बदल गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन एटम्स की अरेंजमेंट्स फ्री रोटेशन से हो रही है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, बट कार्बन और कार्बन के फ्री रोटेशन से हाइड्रोजन एटम का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के आइसोमर्स को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं या रोटामर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। पहली बात सुनो, अब मुद्दा ये आता है कि सर एल्कीन क्यों नहीं देती, एल्कीन क्यों नहीं देती। अरे भाई एल्कीन में डबल बॉन्ड हो जाता है, तो एक बात बताओ, 2 पहिए लो, 2 पहियों में 2 बीच में लकड़ियां घुसा दो, क्या वो पहिए घूम पाएंगे क्या, फ्री रोटेशन कर पाएंगे क्या डबल बॉन्ड होने से, नहीं कर पाएंगे ना। एल्कीन और एल्काइन में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड इन एल्कीन एंड एल्काइन, सो एल्कीन एंड एल्काइन डज नॉट गिव कॉन्फॉर्मर आइसोमरिज्म, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन जो है कॉन्फॉर्मर आइसोमर्स नहीं देते हैं, ठीक है। जबकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इन दोनों के बीच में फ्री रोटेशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और फ्री रोटेशन एग्जिस्ट करने की वजह से यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट बदल रहा है, ठीक है। और एटम का अरेंजमेंट होने से क्या हो रहा है, कॉन्फॉर्मर्स हो रहे हैं। अब देखो ये एक आइसोमर्स है, अब ये थोड़ा सा ये वाला कार्बन घुमा तो ये आइसोमर्स बन गया, ये आइसोमर बन गया, ये आइसोमर बन गया, ये आइसोमर बन गया, बहुत सारे आइसोमर्स बन जाएंगे ना आप लोगों के सामने। बात समझ में आएगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को, कि दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज चेंज एंड द आइसोमर प्रोड्यूस इज नोन एज कॉन्फॉर्मर्स, या इनको रोटामर्स भी कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अरे क्लियर हो गया क्या आप लोगों को। स्नेहिल हाँ यस सर, हो गया, यस सर, हाँ ठीक है। चलो इसके बाद में इसको हम लिख लेते हैं, लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन, लिखो इसकी डेफिनेशन लिखिए। दोज compounds which have contained same molecular formula, those compound which have contained same molecular formula but by the free rotation of the carbon and carbon, the position of the hydrogen atom it alkane become change,
द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एट एल्केन बिकम चेंज। ठीक है, these compounds are known as conformer. These compounds are known as conformer isomers. Conformer isomer या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोटामर। दिस इज नोन एज रोटामर, रोटेशन से हुए ना, इनको कॉन्फॉर्मर्स भी बोलेंगे और इनको रोटामर्स भी हम इनको कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होती है, क्लियर हो गया। दिस इज अराइज ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में जब फ्री रोटेशन होता है तो उससे ये जो आइसोमरिज्म है प्रोड्यूस होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनकी, अब जैसे स्टीरियो, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आपको स्टीरियो वर्ड के बारे में बताऊंगा। स्टीरियो का मतलब है किसी एटम की स्पेस में जो अरेंजमेंट चेंज होता है, किसी एटम का स्पेस में अरेंजमेंट जब डिफरेंट होता है तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एटम की पोजीशन कहां चेंज हुई है, स्पेस में हुई है ना। कहां पे चेंज हुई है, स्पेस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहेंगे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जांपल पढ़ा अपन ने, कौन सा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म कौन देते हैं, एल्केन। क्यों प्रोड्यूस होती है ये, फ्री रोटेशन ऑफ द एल्केन एंड एल्केन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब मैं आप लोगों को, हाँ, एक जना अनम्यूट रखो थोड़ा सा रेस्पॉन्स देने के लिए। अब देखिए आगे, इस समय आपको एल्केन दिख रही है, मतलब एथेन दिख रही है सभी को। दिस इज द एथेन, ये एथेन दिख रही है सभी को। अरे यस और नो, दिख रही है एथेन। तो इस समय देखो, जो ब्लैक वाली हाइड्रोजन है, ब्लैक वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो व्हाइट वाले हाइड्रोजन एटम के जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है। मतलब ऊपर वाला हाइड्रोजन एटम जो है नीचे वाले हाइड्रोजन एटम को कवर्ड किए हुए है। ठीक है, ऊपर वाला जो हाइड्रोजन एटम है नीचे वाले हाइड्रोजन एटम को क्या किया हुआ है, कवर्ड किए हुए, ढका हुआ है, ये इसको ढका रखा है। अब इस वाले कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड आइसोमर। ठीक है, ये कौन है, गिरिराज जैमन जो है, कौन है ये भाई, गिरिराज जैमन आपने ऐड किया, वो ये क्या? हाँ सर, उज्ज्वल है, उज्ज्वल। तो इतना लेट कैसे आया, तो क्या समझ में आया, उसके समझ में नहीं आएगा कुछ। चलो इधर देखो, तो यहां पे देखो कि ऊपर वाला जो ब्लैक वाला हाइड्रोजन एटम है वो नीचे वाले सफेद वाले हाइड्रोजन एटम को कवर्ड किए हुए है। तो इस प्रकार का आइसोमरिज्म, इस प्रकार का जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है उसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड आइसोमर्स। इसको अपन ड्रा करेंगे अभी यहाँ पे बोर्ड पे, आप टेंशन फ्री रहो। पहले मॉडल से जो चीज समझ में आ जाती है ना, हमारे दिमाग में परमानेंट सेट हो जाती है ना। तो दिस इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब मैं इसको 60 डिग्री पे रोटेट करता हूं, किसी एक को रोटेट कर लो, या तो आप व्हाइट वाली हाइड्रोजन को रोटेट कर लो या फिर आप ब्लैक वाली हाइड्रोजन को रोटेट कर लो। तो मैं इसको 60 डिग्री पे क्या करता हूं, रोटेट करता हूं। यहां से ये देखो 60 डिग्री पे मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने पर देखो जो ब्लैक वाली हाइड्रोजन है वो व्हाइट वाली हाइड्रोजन के बीच में आ गई है। सभी प्रकार की जो ब्लैक वाले हाइड्रोजन एटम है दे आर एग्जिस्ट इन द बिटवीन ऑफ द टू व्हाइट हाइड्रोजन। अरे आई दिख रही है, नहीं दिख रही है आप लोगों को, सुमित? यस सर। दिख रही है। तो एक पोजीशन तो ये कि जब ब्लैक वाली हाइड्रोजन व्हाइट वाली हाइड्रोजन को कवर्ड किए हुए हैं, इसे इक्लिप्स बोलते हैं। और एक पोजीशन ये कि जब ब्लैक वाली हाइड्रोजन जो है दो व्हाइट वाली हाइड्रोजन के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं स्टगर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टगर्ड कंडीशन। ठीक है, मेरी बात समझ आए कि जब हम इक्लिप्स कंडीशन को 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमारे पास में जो कंडीशन आती है दैट कंडीशन इज नोन एज स्टैगर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, स्टैगर्ड कंडीशन। तो हमारे पास में, हाँ मैं भी लिखवा दूंगा अभी आप लोगों को, पहले इसको समझ लिया ना आप लोगों ने, मैं वापस रिपीट करता हूं
ये कंडीशन कौन सी है? इक्लिप्स्ड। कौन सी कंडीशन है? आगे व्हेन अपर साइड ऑफ हाइड्रोजन कवर्ड द लोअर साइड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कंडीशन। और इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है जिसमें अपर वाली एक हाइड्रोजन जो होती है दो पीछे वाली हाइड्रोजन के बीच में होती है, उसको इक्लिप्स स्टैगर्ड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो Yes, sir. यहां पे दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इक्लिप्स्ड जो कंडीशन होती है, इक्लिप्स्ड जो कंडीशन होती है वहां दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और स्टैगर्ड कंडीशन में ये घूम के कितने का हो जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ 0 से लेकर 60 तक पहुंचने में उसको बहुत सारे पोजीशन चेंज करी होगी उसके अंदर। इसका मतलब वो भी तो आइसोमर्स ही है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। तो यहाँ 0 से लेकर और 60 तक के बीच के जो एंगल्स आएंगे उन पोजीशंस को हम कहेंगे स्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस। क्या कहेंगे? स्क्यू, SKEW, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस। बताओ आपको समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? 3 प्रकार के मैंने आइसोमर्स बताया आपको। एक तो आपको बताया इक्लिप्स्ड, दूसरा बताया मैंने आपको स्टैगर्ड, और तीसरा बताया मैंने आपको स्क्यू। इक्लिप्स्ड में क्या होता है? दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। ठीक है, और स्टैगर्ड में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होती है, दो हाइड्रोजन एटम जो है उनके बीच में एक हाइड्रोजन एटम होती है। ठीक है, और उसके बाद में जब स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड बनता है तो उसके बीच में उसे बहुत सारे एंगल से गुजरना पड़ता है। 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेगा वो। तो इतने सारे कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम उनको स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स कहेंगे। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है, ठीक। तो अब इसको राइट डाउन कर लेते हैं, कुछ हमको और समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो ठीक है। आप घर पे बैठ के इस मॉडल को बैठ के और थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखो। लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखवा दी मैंने। Yes, sir. ठीक है, लिखो इसके अंदर। इसके बाद में लिखो इन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, इन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म when hydrogen atom of the one carbon, hydrogen atom of the one carbon is covered the hydrogen atom of the another carbon, hydrogen atom of the another carbon। ठीक है, this type of conformational isomerism, this type of conformational isomer is known as eclipsed isomer। This type of conformational isomer is known as eclipsed isomer। अभी अपन इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे दोनों का। ठीक है ना, दो मॉडल पढ़ेंगे अपन इसके। जब ऊपर वाले कार्बन के हाइड्रोजन नीचे वाले कार्बन के जस्ट ऊपर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर्स कहेंगे। इक्लिप्स्ड है ना। एंड ठीक है, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए। when one carbon hydrogen atom is exist at the mid of two hydrogen atom of the another carbon, then
this conformational isomer is known as, then this conformational isomer is known as staggered isomers. स्टैगर्ड आइसोमर। देखो ये स्टैगर्ड वर्ड जो है ना स्टैग से लिया है। स्टैग का मतलब आपको पता होगा, 12 सिंगा के जो सींग होते हैं ना, स्टैग का मतलब समझते हो ना इंग्लिश में क्या होता है सुमित? स्टैग का मतलब, स्टैग का मतलब क्या होता है? स्टैग 12 सिंगा के जो सींग होते हैं ना, 12 सिंगा के सींग, उनको स्टैग बोलते हैं। तो इस प्रकार से होती है व्यवस्था उनकी स्टैग की। ऐसे होते हैं 12 सिंगा के सींग। क्या हो गया? हाँ, स्टैग STAGG की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये स्टैग होता है, इसलिए स्टैगर्ड आइसोमर्स बोलते हैं। तो पता है इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड आइसोमर्स को समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ लिखिए, टू कन्वर्ट द इक्लिप्स्ड आइसोमर्स, to convert the eclipsed isomer in staggered isomer, rotate the carbon at 60 degree. कार्बन को कितने डिग्री पे रोटेट करना है? 60 डिग्री पे। फिर अभी स्टैगर्ड को आप, हाँ इधर देखो, फिर आप यदि मान लो एक मिनट यार, आज क्या है ये बंद वाले मार्कर ले लिए। हाँ इधर देखो, इधर देखिए, अभी ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आप लोगों को, कैसी दिख रही है? इक्लिप्स दिख रही होगी। बताओ कैसी है भैया, इक्लिप्स है या स्टैगर्ड? अरे यार कैसी दिख रही है ये? स्टैगर्ड दिख रही है या इक्लिप्स्ड? सुमित? हाँ इक्लिप्स दिख रही है ना। आप ये क्या मेरे अंगूठे में आ नहीं रहे ठीक से पेन है ना, और जगह की थोड़ी कमी है, कैमरा बहुत पास में है, तो मैं अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पा रहा आपके सामने। अभी देखो है ना, अब मैंने इसको 60 डिग्री पे घुमा दिया तो ये क्या हो गया? स्टैगर्ड आ गया। फिर 60 पे घुमाया, फिर कैसा आ गया? स्टैगर्ड। फिर 60 पे घुमाया, इक्लिप्स। ऐसे 60 पे स्टैगर्ड इक्लिप्स अल्टरनेटली आते रहेंगे। 60 डिग्री पे इक्लिप्स, फिर 60 पे स्टैगर्ड, फिर ऐसे चलते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट, देयर आर many small conformers 0 degree to 60 degrees. These isomers are known as skew isomers. SKEW, स्क्यू आइसोमर्स। बताओ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। अब देखो बेटा, जब मैं 2 कार्बन को यूं घुमाता हूं तो इसके लिए कुछ एनर्जी लगेगी ना। ऐसे तो है नहीं कि बिना कार्बन घूम जाएंगे बिना एनर्जी के लिए। तो कार्बन और कार्बन को रोटेट करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं टॉर्सन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? टॉर्सन एनर्जी। क्या बोलते हैं? टॉर्सन एनर्जी। तो लिखो इसके अंदर आगे, टू रोटेट द कार्बन, अगला पॉइंट लिखो,
टू रोटेट द कार्बन some energy is required, some energy is required, that energy is known as, that energy is known as torsion energy, torsion energy। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, हम जिस एंगल पे कार्बन और कार्बन को घुमा रहे हैं, जिस एंगल पे हम कार्बन और कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, उस एंगल को हम कहते हैं टॉर्सन एंगल। क्या कहते हैं उसको? टॉर्सन एंगल। लिखो आगे। हाँ, द एंगल at which carbon is rotate, the angle at which carbon is rotate, that angle is known as torsion angle। torsion angle की स्पेलिंग देख लो ना, TORTION, torsion angle। जिस पर हम उसको रोटेट करते हैं उसको हम टॉर्सन एंगल कहते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, representation of the conformational isomerism। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने आप लोगों को जो मॉडल दिखाया, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? हाँ, आप लोगों को मैंने जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म समझाया, तो वो मैंने क्या मॉडल बना के दिखा दिया। अब मॉडल को अपन पेपर पे तो बना नहीं सकते, बना सकते हो क्या इसको? क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल है। तो हमको क्या है, पेपर पे ये जो मैंने मॉडल समझाया आप लोगों को, वो तो 3 डायमेंशनल है, इसको अपन पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते। तो पेपर पे ड्रा करने के लिए हमें कौन सा मॉडल चाहिए? 2 डायमेंशनल मॉडल चाहिए, क्योंकि पेपर पे हम 2 ही डायमेंशनल ड्रा कर सकते हैं, एक्स और वाई, जेड नहीं कर सकते ना। अब 10 मिनट बाद में क्लास बंद हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, मैसेज आ गया। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म जो होगी उसका रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरीके से करते हैं। एक तरीका तो हमारे पास में है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और दूसरा हमारे पास में है सोहार्स प्रोजेक्शन। तो लिखो, आगे लिखिए इसके अंदर, टू रिप्रेजेंट द conformational isomerism, to represent the conformational isomerism, two model are used, दो मॉडल यूज करते हैं। एक तो मॉडल है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, और दूसरा प्रोजेक्शन है हमारा सोहार्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहार्स प्रोजेक्शन। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को पेपर पर समझाने के लिए हम 2 मॉडल का यूज करते हैं, पेपर पर एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 मॉडल का यूज करते हैं। पहला हमारा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा हमारा होता है सोहार्स प्रोजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा लो न्यूमैन प्रोजेक्शन। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन। हेडिंग लगा लीजिए न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 कार्बन होते हैं, एक तो अपर साइड होता है और एक पीछे वाला कार्बन होता है। अभी मैंने मॉडल बताया ना आप लोगों को, तो जो कार्बन फ्रंट साइड होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब देखने वाले की तरफ होता है, उसको तो हम बड़े गोले से प्रेजेंट करते हैं। और जो फार फ्रॉम व्यूअर होता है, भाई जैसे 2 कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन है, ये कार्बन मेरी आंख के पास में है, तो इस कार्बन बोलते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब देखने वाले की तरफ वाला कार्बन। और ये कार्बन मेरे से दूर है, तो इसको बोलते हैं फार फ्रॉम व्यूअर। ठीक है, तो जो कार्बन व्यूअर्स की तरफ होगा उसे तो गोले से प्रेजेंट करते हैं, और जो व्यूअर से दूर होगा, व्यूअर मतलब देखने वाले से दूर होगा, उसको हम
डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। क्लियर? तो देखो इसके अंदर, हाँ, दूर होता है आँख से। जो आंख के पास में है उसको तो बड़े गोले से प्राप्त करते हैं। भाई 2 कार्बन है ना, ये एल्केन है हमारी, ये एल्केन है। एक बार देखो, हाँ, ये एल्केन है हमारी, है ना। तो इसमें 2 कार्बन दिख रहे होंगे आपको। एक कार्बन तो ये मेरा मुट्ठी है जो है, एक कार्बन तो, और एक कार्बन कौन सा है? ये पीछे वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप लोग, जो मुट्ठी वाला है, जो मुट्ठी वाला है, वो मुट्ठी वाला कार्बन मेरी आंख के पास में है, तो इसको बोल देंगे टूवर्ड्स द व्यूअर। तो इसको तो किससे? बड़े गोले से दर्शाएंगे। और जो ये मेरा दूसरा वाला कार्बन है, ये मेरे से दूर है, फार फ्रॉम व्यूअर, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। क्लियर है? ठीक है, लिखो इसके अंदर न्यूमैन प्रोजेक्शन में, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन the carbon which is exist towards the viewer denoted by स्पेयर या सर्किल लिख लो, स्पेयर या सर्किल लिख लो। ठीक है, एंड द कार्बन विच इज एग्जिस्ट फार फ्रॉम व्यूअर, द कार्बन विच इज एग्जिस्ट फार फ्रॉम व्यूअर is denoted by dot, ठीक है। देखो मैं एथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, एक कार्बन, तो ये जो डॉट लगाया है मेरा, वो डॉट का है, मेरी आंखों से दूर है, तो एक कार्बन तो ये हो गया, और एक कार्बन कौन सा हो गया? जो मेरी आंख के पास में है। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की ओर है, और ये फार फ्रॉम कार्बन, दोनों एटम हो गए। अब हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं इसके ऊपर। देखो इसके तीनों हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और अब इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि फिर अपन को दिक्कत होगी। ठीक है, अब इस वाले हाइड्रोजन का, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बताओ ये एथेन है कि नहीं है? एथेन है। और एथेन में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, देखो यहां इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन जो है, या मतलब ये हाइड्रोजन है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है ना, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है ना, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है ना। बताओ ये स्टैगर्ड हुआ या इक्लिप्स्ड हुआ? कनिका कैसा हुआ? ये स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड हुआ ना, स्टैगर्ड हो गया। अब मैं इसको कितने पे रोटेट कर रहा हूं? 60 डिग्री पे रोटेट कर देता हूं इसको। कितने पे रोटेट कर देता हूं? 60 डिग्री पे रोटेट करूं। यहां से इस कार्बन को पकड़ा और इस कार्बन को घुमाया, तो देखो ये कार्बन इसके पीछे आ जाएगा, या इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको यूं घुमाओगे, घुमाने पर ये कार्बन इसके ऊपर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको सुमित? हुआ भाई? इसको मैंने रोटेट किया, इसको यहां ऊपर वाले कार्बन को पकड़ लो, किसी एक कार्बन को घुमाना है,
तो ऊपर वाले को घुमा देते हैं, इसको मैंने घुमाया तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, 60 डिग्री पे जब घुमाऊंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा ना, और ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर आ जाएगा। देखो हो गया, हो गया, ठीक है। तो देखो अब मैं जो अब ये इसके ऊपर आया है, इसको मैं ऊपर से इस प्रकार से डॉट डॉट से प्रिंट कर दूं, ये हो गया। तो ये हमारा कौन सा मॉडल हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया, इक्लिप्स्ड मॉडल हो गया। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, स्टगर्ड और इक्लिप्स समेत? ठीक, शुभांशु ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इन, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टगर्ड फॉर्म में से और इक्लिप्स फॉर्म में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर जो होता है इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अब तक। लिखो, कंपटीशन में पूछा गया है और इसमें भी लिखो, वाई स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर, वाई स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर is more stable, conformer by staggered conformer is more stable than eclipsed conformer। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जनरली। देखो बच्चों, देखो